जय माता जी की सा। मैं वीरेंद्र शेखावत आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल राजपूती ऑफिशियल में। जैसा कि आज हम आपने थंबनेल देखी है, आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। पृथ्वीराज चौहान वही शासक थे जो भारत के अंतिम हिंदू सम्राट कहलाते थे। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने अपना परचम लहराया था। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम आज बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में, जिनका जन्म अनहिलवाड़ा, पाटन, गुजरात में हुआ। इनका जन्म ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी विक्रमी संवत 1223, जबकि सन थी 1166 ईस्वी में। कहाँ हुआ? अनिलवाड़ा, पाटन, गुजरात में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये चौहान वंश का जो हमने अभी तक सुना था, वो सुना था कि राजस्थान से या दिल्ली से रिलेटेड था, लेकिन ये गुजरात में इनका जन्म कैसे हुआ? तो आज हम बताते हैं आपको कि इनका जन्म गुजरात के अनिलवाड़ा, पाटन में कैसे हुआ। इनके पिता श्री सोमेश्वर जो थे, सोमेश्वर चौहान थे। इनका विवाह कर्पूरी देवी जो कि गुजरात के अनिलवाड़ा, पाटन की राजकुमारी थी। तो इनका जो विवाह हुआ था वो सोमेश्वर के साथ हुआ। सोमेश्वर जो थे कर्पूरी देवी के साथ गुजरात, पाटन में ही निवास करते थे। उसी समय यहाँ इनका जन्म हुआ। किनका? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म हुआ था। इसके इनके जो उपनाम है वो राय पिथोरा कहलाते हैं, और इन्होंने कर्नाटक के अंदर पिथौरागढ़ नामक एक किले का भी निर्माण करवाया था, और इन्हें भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहते हैं। जब सोमेश्वर गुजरात में निवास करते थे तो गुजरात के कुमारपाल नामक एक राजा के सामंत हुआ करते थे। कौन? सोमेश्वर। सोमेश्वर का जो वध है वो भीम सिंह द्वितीय ने कर दिया था। जब भीम सिंह द्वितीय ने सोमेश्वर का वध किया था, तब जो पृथ्वीराज चौहान की जो आयु थी मात्र 11 वर्ष थी। मात्र 11 वर्ष की आयु में इनके सर से पिता का साया उठ चुका था। सन 1177 में मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान को शासक बना दिया गया। अब इतनी कम उम्र में इनसे शासन कैसे होता है, इसलिए शासन की बागडोर इनकी माँ कर्पूरी देवी ने उठाया। जिस प्रकार महाराणा प्रताप की संरक्षिका माता जयवंताबाई बनी थी, उसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान की भी संरक्षिका उनकी खुद की माँ कर्पूरी देवी ने इनका संरक्षण किया और इनका शासन चलाया। और इनका साथ जो दिया था, प्रधानमंत्री जो थे इनके, वो थे कैमास। कहीं कहीं इनका नाम कदमवास भी लिखा हुआ मिलता है। और इनके जो सेनापति थे भुवनमल, ये भुवनमल और कैमास इतने महान वीर और विद्वान स्वामी भक्त थे कि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जो साम्राज्य को है इसका काफ़ी विस्तार किया। धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान समझने लगे, राजकाज को अपने हाथों में लेने लगे। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने सारे राजकाज को अपने हाथों में ले लिया, और दिग्विजय की जो नीति है इन्होंने अपनाई थी। दिग्विजय दिग्विजय एक वो नीति थी जिसमें अपने राज्य के चारों ओर की दिशाओं में जो भी राज्य हुआ करता था, उन सभी राज्यों को अपनी साम्राज्य में मिलाना, उन सभी से युद्ध करके उन राज्यों को जीतना, ये नीति थी हमारे पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान की दिग्विजय नीति कहाँ कहाँ कारगर साबित हुई, वो हम यहाँ अब आगे पढ़ेंगे। सन 1177, याद हो आपको तो, सन 1177 में पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में शासक बने, और इन्होंने उसी समय अपने चाचा अपरांगज्ञ और अपने चचेरे भाइयों, जिनमें नागार्जुन भी शामिल है, इनको हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसी प्रकार सन 1182 में महोबा, जो कि बुंदेलखंड में है, और बुंदेलखंड से आप
अच्छी तरह वाकिफ होंगे, ये यूपी में स्थित है। यहाँ के राजा परमार्दी देव चंदेल को इन्होंने हराया। इनको हरा पाना बहुत मुश्किल था, किंतु इनके जो सेना में सेनापति थे, परमार्दी देव के सेनापति जो हुआ करते थे आला और उदल, आला और उदल अपने सम्राट परमार्दी देव चंदेल से प्रसन्न नहीं थे। इन्होंने अपने राज्य को छोड़कर कन्नौज चले गए थे। जब ये कन्नौज चले गए और पीछे से सन 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने जब आक्रमण किया बुंदेलखंड महोबा के ऊपर, तो परमार्दी देव चंदेल ने सेनापति आला और उदल को पुनः सूचना भिजवाई कि आपकी मातृभूमि पर संकट के बादल छाए हुए हैं। तो जब अपनी मातृभूमि से इतने प्रेम करते थे आला और उदल कि उन्होंने वहां से तुरंत पहुंचकर महोबा के लिए युद्ध लड़ा। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। महोबा के इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और इसी युद्ध में आला और उदल वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार सन 1182 में महोबा बुंदेलखंड में परमार्दी देव चंदेल को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया। इसी वर्ष 1182 में भंडानको का भी दमन किसने किया? पृथ्वीराज चौहान ने। भंडानको ये एक प्रकार से जो ये पृथ्वीराज चौहान का जो साम्राज्य था, उनको बीच बीच में कभी कभी घुस के और उनके साम्राज्य से कुछ चोरी चकोरी ऐसा कुछ करते थे, इसलिए वो बहुत परेशान थे। चौहान साम्राज्य के वंशज इनसे परेशान थे, तो इन्होंने भंडानको का भी दमन कब किया? 1182 में। और सन 1184 में उसी भीम सिंह को, जिन्होंने कि उनके पिता की हत्या की थी, हत्या क्या युद्ध में मारा गया था सोमेश्वर चौहान, तो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए गुजरात के भीम सिंह द्वितीय से भी युद्ध किया। अब इसके बारे में बहुत ही अजीब सा किस्सा है कि कहा जाता है कि आबू की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था इंचनी या इंघनी, काफी जगह लिखा हुआ मिलता है। तो भीम सिंह द्वितीय आबू की राजकुमारी इंचनी से बहुत प्रेम करते थे, वो उन्हें पसंद थी। किंतु ये बात जब पृथ्वीराज चौहान को पता चली, तो पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के जो भीम सिंह द्वितीय हैं उन पर आक्रमण किया और आबू से राजकुमारी इंचनी को उठा लाए और युद्ध लड़ा गया। उस युद्ध को क्या कहते हैं? नागौर का युद्ध, जो 1184 में लड़ा गया। अब बात करते हैं कि कन्नौज के जो शासक थे जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी संयोगिता। कौन थी? संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान के चर्चे काफी सुनने को मिले थे उस समय। तो पृथ्वीराज चौहान से वो बिना देखे बिना कुछ उनसे मुलाकात के वो उनसे प्रेम कर बैठी थी। कौन? संयोगिता। अब जब ये साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज पर भी आक्रमण किया था। जयचंद इनसे दुश्मनी मानता था, इनसे प्रसन्न नहीं था, ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया और राजकुमारी संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में कहा जाता है कि सभी राजाओं को बुलाया गया, किंतु पृथ्वीराज चौहान को न बुलाकर पृथ्वीराज चौहान की लोहे की मूर्ति बनवाकर इनके जो द्वारपाल हुआ करते थे उनके साथ में उस मूर्ति को खड़ा कर दिया गया। जैसा कि संयोगिता मन ही मन किसको चाहती थी? पृथ्वीराज चौहान को। इसलिए जब पृथ्वीराज संयोगिता को पता चला कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया है, तो संयोगिता को जब पता चला कि उनके लोहे की मूर्ति बनी हुई है, तो उन्होंने अपनी किसी सहेली के द्वारा एक संदेश पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचा दिया गया और उन्हें अपनी सारी बातें बता दी गई। ये सभी काल्पनिक घटनाएं हैं जो कि हमारे जो भाट या राव जो हुए थे, इन्होंने ये सब मसाला समझ के
डाला गया है। जब ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चली, वो संदेश उनको मिला, पृथ्वीराज चौहान कहाँ पहुंच गए? कन्नौज। कन्नौज वो अपने सैनिकों के साथ पहुंच चुके थे। जब स्वयंवर रचा जा रहा था तो संयोगिता ने सभी राजाओं की तरफ वरमाला लेके घूमते घूमते, और वो कहाँ पहुंच जाती है? लोहे के उसी पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं। संयोगिता ने वरमाला कहाँ डाली? लोहे की मूर्ति पे। और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान वहीं उस मूर्ति के पीछे मौजूद थे। पृथ्वीराज चौहान ने उसी समय संयोगिता को वहां से हरण कर लिया। हरण ही कहा जा सकता है, क्योंकि संयोगिता की आपसी सहमति के बाद जो है पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को वहां से उठाया था, और उठाकर कहाँ ले गए? अपने राज्य, जो कहाँ राज्य का उनकी राजधानी कहाँ थी? अजमेर। और संयोगिता को वो कहाँ ले आए? अजमेर में ले आए, और अजमेर में इनका विवाह हुआ। अब बात करते हैं उनका अफगानी जो शासक था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, इनके साथ इनका कैसे युद्ध हुआ, कितने बार युद्ध हुआ। कहा तो ये भी जाता है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर 21 बार आक्रमण किए थे, और इन 21 बार में मोहम्मद गोरी को मुंह की खानी पड़ी। क्यों? क्योंकि हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान कुछ थे ही इस प्रकार के। हालांकि उन्होंने ये जो दिग्विजय नीति अपनाई थी, इस वजह से इनके साम्राज्य के जो चारों तरफ जो इन्होंने दिग्विजय नीति अपनाई थी, इससे सभी इनके खिलाफ हो चुके थे, किंतु वो इनसे डरते थे क्योंकि ये सम्राट थे और इनका परचम चारों तरफ फैला हुआ था। तो मोहम्मद गोरी पहली बार मोहम्मद गोरी 1173 में कहाँ? ये गजनी। मोहम्मद गोरी कहाँ? गजनी से आक्रमण करते हैं। कहाँ? हमारे जो जैसलमेर में जो भाटी अभी निवास करते हैं, भाटी साम्राज्य था, वहाँ इन्होंने 1175 में आक्रमण किया, और उसके बाद वहाँ से भाटी जो साम्राज्य था वो आगे चला गया और जैसलमेर के आसपास सिमट कर रह गया। जब 1173 में मोहम्मद गोरी की नज़र किस पर पड़ी? भारत पर। तो इन्होंने सन 1178 में पहली बार भारत पर आक्रमण किया। कहाँ पहली बार भारत पर आक्रमण किया? सन 1178 में। और वो कहाँ किया? गुजरात के अहिलवाड़ा क्षेत्र पर, जहाँ राज्य कौन करते थे? मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय के सर से भी बचपन में उनके पिता का साया उठ गया था, तो उनकी माता जो थी उनका नाम था नायिका देवी। उन्होंने ही मूलराज द्वितीय के साम्राज्य का विस्तार करने में इनकी सहायता की थी। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया और वापस कहाँ लौट गया? वहीं जहाँ से वो रवाना हुआ था। तो ये युद्ध कहलाता है गोरी का पहला आक्रमण भारत पर, अहिलवाड़ा का युद्ध कहलाता है। अब गोरी की नज़र पड़ी यहाँ के राज्य कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हराया जाए। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर इसने सन 1191 में पहली बार आक्रमण किया, जो कि तराइन का प्रथम युद्ध कहलाता है। और ये तराइन का प्रथम युद्ध कहाँ लड़ा गया? करनाल, जो कि हमारे हरियाणा राज्य में स्थापित है। करनाल में ये युद्ध लड़ा गया। उसी समय इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था। कब? 1191 में। और दिल्ली पर उस समय कौन राज्य कर रहे थे? पृथ्वीराज चौहान के सुपुत्र गोविंदराज उस समय दिल्ली पर राजा थे, और अजमेर में कौन थे? पृथ्वीराज। तो जब इन्होंने गोविंदराज पर आक्रमण किया तो इन्होंने मुंह की खाई, और गोरी इस युद्ध में, प्रथम युद्ध में हार गया, और गोरी पुनः लौटकर कहाँ चला गया? गजनी चले गए, और पृथ्वीराज चौहान की प्रथम तराइन के युद्ध में विजय हुई। उनके पुत्र विजय हुए, तो जीत किनकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की हुई है। स्वाभाविक सी बात है। गोरी इस बात को भाप नहीं पाया, कि उसे सहन नहीं हुआ कि मैं एक छोटे से राज्य के राजा पृथ्वीराज को नहीं हरा पाया। उसने पुनः तैयारी शुरू की, लेकिन इस बात को पृथ्वीराज चौहान ने हल्के में ले लिया,
कि उन्होंने गौरी को हरा दिया, एक बार हरा दिया तो वो पुनः थोड़े ना आक्रमण करेगा। इसलिए गौरी ने पुनः आक्रमण किया। कहाँ? वहीं दिल्ली पर। दिल्ली पर आक्रमण किया तो गौरी ने पूरी क्षमता के साथ आक्रमण किया, जबकि पृथ्वीराज चौहान, कहा यह जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो थकी हुई थी। ऐसा साक्ष्य भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। काफी कारण मिलते हैं इस तरह इनके द्वितीय युद्ध में हार के कारण। पृथ्वीराज चौहान के पास जो घोड़ा हुआ करता था वो नाट्यरंभा था। जब सुबह का वक्त था, सभी सोए हुए थे, जब सुबह उठकर शौच आदि के लिए जा रहे थे राजपूत शासक, उसी समय गौरी के जो सेना के जो सैनिक थे उन्होंने राजपूतों पर आक्रमण कर दिया, अर्थात पृथ्वीराज पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से, अचानक हुए आक्रमण से जो राजपूत सेना थी वो संभल नहीं पाई और पृथ्वीराज चौहान, जिनका की घोड़ा था नाट्यरंभा नाम से ही पता चलता है कि ये नाटक करता था पहले। ये वही घोड़ा होता था जो कि बैंड बाजे के सामने नाचने वाला होता था, अर्थात ये युद्ध में जाते ही पहले डांस करने लगा। पृथ्वीराज इसे संभाल नहीं पाए और इस युद्ध में पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। और जब पृथ्वीराज चौहान को गौरी बंदी बनाकर ले जा रहा था, कहाँ? अपने साथ गजनी लेके चला गया। कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने उसके आगे कभी सर नहीं झुकाया। गौरी ने अपने सभी सेनापतियों और दरबारियों से कहा कि मुझे कुछ भी हो, एक बार केवल पृथ्वीराज चौहान का सर अपने आगे झुका हुआ चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई भी तोड़ निकालो, लेकिन पृथ्वीराज चौहान मेरे सामने एक बार झुक जाए। क्योंकि गौरी को पृथ्वीराज चौहान के सामने काफ़ी बार गिड़गिड़ाना पड़ा था, क्योंकि पृथ्वीराज रासों में जो लिखा गया है उसके अनुसार गौरी को 21 बार हार मिली थी, जबकि प्रबंध चिंतामणि में 23 बार मोहम्मद गौरी के पराजित होने का उल्लेख बताया गया है। अब पृथ्वीराज चौहान जो थे वो महान प्रतापी थे, वो अपने अडिग स्वभाव के कारण प्रचलित थे। उन्होंने उनके सामने, किसके सामने? गौरी के सामने बिल्कुल झुकना पसंद नहीं था और वो ना झुकना चाहते थे। अब उनके दरबारियों में किसी ने कहा कि सरदार ऐसा करवाएं कि पृथ्वीराज चौहान की जो हाइट है, अर्थात उनकी लंबाई बहुत लंबी है, और हम ऐसा करते हैं कि आपकी हाइट कम है, ऐसा करो एक दरवाजे का निर्माण करो और आप दरवाजे के एक ओर खड़े रहो और दूसरे ओर से पृथ्वीराज चौहान को आने के लिए कहो। अब दरवाजा अगर छोटा होगा तो पृथ्वीराज चौहान को आपके सामने झुकना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे जो पृथ्वीराज चौहान थे वो भी कम नहीं थे। उन्होंने इसका तोड़ क्या निकाला, आपको बड़ी हंसी आएगी। उन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने बैठकर उस दरवाजे से आगे निकल के और गौरी के पास पहुंचे, किंतु उन्होंने सर अपना नहीं झुकाया। गौरी फिर क्रोधित हुआ कि ये कैसा शासक है जो मेरे बंदी गृह में रहते हुए भी मेरे सामने नहीं सर झुका रहा है। तो इस प्रकार की भी घटनाएं सुनने को मिलती है। तो इस प्रकार के महान प्रतापी राजा थे कौन? पृथ्वीराज चौहान। अब जब पृथ्वीराज चौहान के जो मित्र हुआ करते थे उस समय, और उनके दरबारी थे चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार कवि और इनके खास मित्र हुआ करते थे। चंद्रवरदाई को जब ये पता चला कि उनके शासक, उनके राजा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गौरी गजनी लेके चला गया है, तो चंद्रवरदाई कवि के रूप में कहाँ पहुंच जाते हैं? गजनी पहुंच जाते हैं। और गजनी पहुंचकर उन्होंने गौरी को अपने काव्य रस से प्रसन्नचित कर दिया, काव्य रस से प्रसन्नचित करके, और उन्होंने बंदी गृह में बंदी पृथ्वीराज चौहान से मिलने की चेष्टा की। गौरी उनसे प्रसन्न था चंद्रवरदाई से, इसलिए गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से चंद्रवरदाई को मिलने दिया। जब इनकी मुलाकात हुई तो चंद्रवरदाई के जो पाँव की चहलकदमी थी उसी से
पृथ्वीराज चौहान ने भाप लिया कि ये मेरे मित्र और दरबारी कवि चंद्रवरदाई हैं। चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान की यहाँ मुलाकात हुई। मुलाकात में चंद्रवरदाई ने उन्हें याद दिलाया कि महाराज, आप शब्दभेदी बाण कला में निपुण हो, क्या हम एक गेम खेलें, एक चाल खेलें। तो उन्होंने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान को समझाया कि मैं ऐसी एक योजना बना रहा हूँ जिसमें कि हम गौरी का अंत करेंगे। और उन्होंने एक युक्ति निकाली और महाराज गौरी को कहलवाया कि ये जो पृथ्वीराज चौहान है ये शब्दवेदी बाण में निपुण है। तो गौरी ने सोचा कि हो सकता है अब मैंने इसकी आंखें जब फुड़वा दी है। हाँ, आपको बताना भूल गया, गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की जलते हुए अंगारों से और सरिये से इन पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ डाली थी। तब भी इन्होंने गौरी के सामने सर नहीं झुकाया था। अब गौरी सोचा कि मैंने इसकी आंखें तक नोच डाली है, तो ये कैसे शब्दभेदी बाण या अपने निशाना कैसे लगाएगा। इसलिए सोचा कि अगर ये इस शब्दभेदी बाण में हार जाएगा तो हो सकता है ये मेरे सामने सर झुका सकता है। लेकिन हमारे प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान ऐसा थोड़ी ना होने देते। उन्होंने चंद्रवरदाई के साथ मिलकर उस योजना को सफल बनाया। और योजना क्या थी कि दरबार लगा। दरबार में गौरी स्वयं दरबार में सिंहासन पर मौजूद थे और एक और 9 प्लेटें लगाई गई थी तांबे की। और कहा गया था कि एक तीर से इन 9 के 9 प्लेटों को एक बाण से भेदेगा कौन? पृथ्वीराज चौहान। अब उसी समय किस समय जब पृथ्वीराज चौहान को तीर दिया गया, बाण दिया गया और पृथ्वीराज चौहान तीर कमान लिए खड़े थे अपना निशाना लगाने, उसी समय चंद्रवरदाई ने एक जो उक्ति सुनाई थी, उस उक्ति को सुनकर बहुत ही जोश आता है, बहुत ही सुनने को अच्छी लगती है। क्योंकि वो उक्ति क्या थी अब आपके सामने। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है चूके मत चौहान, चूके मत चौहान। और ऐसा सुनते ही पृथ्वीराज चौहान को समझ आ गया और उन्होंने इस उक्ति से अपना जो शब्दवेदी बाण कला का जो प्रदर्शन किया और वो सीधा तीर जाके कहाँ लगा? गौरी के गर्दन में। और उसी समय गौरी मारा गया। जब वहाँ सारे सेनापति और उसके सैनिक मौजूद थे गौरी के, तो गौरी के सैनिकों ने सीधा आक्रमण किन पे किया? चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान पर। इसी समय चंद्रवरदाई ने कहा था कि मेरे राजा, मेरे सम्राट की मृत्यु किसी अफगान शासक या मुगल शासक से नहीं हो सकती। इसलिए पृथ्वीराज चौहान के हाथ में जो कटार थी उससे पृथ्वीराज चौहान ने किसके मारा? चंद्रवरदाई के। और चंद्रवरदाई ने अपनी कटार और तलवार से पृथ्वीराज चौहान पर हमला कर दिया और अपने आप दोनों ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इस प्रकार का साक्ष्य भी मिलता है कि जो पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां थी वो आज भी अफगान में गजनी के अंदर दबी हुई थी। और वो भी इस हालत में थी कि कहा जाता है कि जहां मुगल शासक या मुगल जो होते थे वो दरगाह में जाते थे, उस दरगाह के बाहर जहां चप्पलें खोली जाती है उस जगह पर हमारे पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां थी। जैसा कि आप जानते होंगे कि शेर सिंह राणा जो एक एमपी के वीर हुए, वीर ही कहा जा सकता है उनको, उन्होंने तिहाड़ जेल तोड़कर और गजनी पहुंचे, अफगान पहुंचे और वहां से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को कहाँ लेके आए? हिंदुस्तान में। और उनका पूजा पाठ करवा के और उनका गंगा में विसर्जन किया। तो ये पृथ्वीराज चौहान ने अपने कार्यकाल में
अजमेर में कला एवं साहित्य विभाग की स्थापना की थी। इन्होंने इसका अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया था। पद्मनाभ आमेर के शासक पद्मनाभ नहीं होकर ये पहले के एक कोई राज्य में इनके शासक था जिन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया था। दरबारी विद्वान, इन्होंने अपने वीरता और पराक्रम की जो प्रकाष्ठा दिखाई थी, उसके साथ ही ये विद्वानों और कलाकारों का आश्रयदाता भी कहलाते थे। इन्होंने बागेश्वर, जनार्दन, जयानक भट्ट, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट और चंद्रवरदाई जैसे महान विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय दिया था, इसलिए इन्हें महान विद्वानों एवं कलाकारों का आश्रयदाता भी कहते हैं। आज हमने जाना है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ और कमेंट्स करके हमें बताएं कि वीडियो में कुछ कमी रह गई है या नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।